सीधे परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। टुडे वी हैव टू लर्न, आज हम ये सीखेंगे कि एक परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, तो ये निकालने के लिए मैंने एक फिगर यहाँ ड्रा कर लिया है। इस फिगर में क्या है, करंट कैरिंग वायर, यानी मान लेते हैं CD एक तार है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यह अपने चारों ओर क्या करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा। ठीक है, यह अपने चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा, तो मान लेते हैं कि इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें एक चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने क्या कहा कि यहाँ पर एक अल्पांश dl ले लिए हैं और इस अल्पांश dl के कारण यहाँ बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र पहले निकालेंगे। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ बिंदु P पर ही ना लेकर के हम यहाँ कहीं भी अगर हम निकालना चाहें चुंबकीय क्षेत्र तो निकाल लेंगे। R डिस्टेंस आपका वही रहेगा चाहे जहाँ जाएंगे, बस आपका एंगल बदलेगा। यानी आप यहाँ एंगल लिए हैं, ऊपर का एंगल बदलता गया 90 हो गया, बहुत लंबा तार रहेगा। तब फिर ऐसे नीचे आए एंगल बदलता गया बहुत लंबा तार है, 90 हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप ये सीख सकते हैं कि आपका एंगल बदलेगा। यानी आपको मैं अगर परिमित लंबाई का तार है, मैंने सोचा कि φ2 से φ1 तक मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद कहीं भी बिंदु P पर होगा तो बस मैं एंगल बदल दूंगा और यहाँ कहीं भी मैं चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहूँगा तो आ जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा फिगर ड्रॉ किया। अब ये अल्पांश dl बिंदु P पर एक मैग्नेटिक जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा, तो चूंकि ये बहुत dl छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद जब मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा तो ये देखिए dl यहाँ पर छोटा सा कोण d फाई बनाएगा और मान लेते हैं यहाँ पर एंगल फाई बनेगा और बिंदु P से इसके बीच की दूरी x है। तो अल्पांश dl के कारण किसी बिंदु P पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे पूछा जाएगा कि बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग करके सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है, या एम्पीयर का परिपथीय नियम कहेगा, तो उसे हम बाद में देखेंगे एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या होता है। ठीक है, मेरा अभी हमारा क्या काम है कि हम एम्पीयर का परिपथीय नियम नहीं, ये पढ़ रहे हैं परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, dB = μ0/4πI dl sin θ/x² होता r² है, लेकिन यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस अभी हम ले नहीं रहे हैं, हम डिस्टेंस कौन सा ले रहे हैं, डिस्टेंस हमारा देखिए ये वाला है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या बाबू, x। तो यहाँ जहाँ r² होता है वहाँ मैंने x² लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा कि ये देखिए μ0/4π, जहाँ dl sin θ था वहाँ Eg आ गया। यही आपको समझना है कि जहाँ पर dl sin θ है वहाँ पर Eg कैसे आ गया। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूँ Eg, तो और यहाँ पर कोण आपका बन रहा हो थीटा। ठीक है, तब इसमें चलेंगे, देखिए ये 90 बन रहा है, तो 90 के सामने ये आपका आ गया कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने ये आपका आ गया लंब। ठीक है, अगर ध्यान समझना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए, ऐसे आपका dl एक लंब है और कर्ण है, यहाँ पर ऐसे परेखा मान लेते, कुछ ये पता नहीं है अभी। फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे था, इस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये आपका बना 90, तो 90 के सामने आपका हो गया कर्ण और इस थीटा के सामने आपका हो गया लंब। अब अगर आप साइन थीटा लें इस ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल EFG में हम चलें और साइन थीटा निकालें, तो साइन थीटा = क्या मिलेगा, लंब बटे कर्ण, लंब आपका EG हो जाएगा और कर्ण आपका DL हो जाएगा। यहाँ से EG निकालेंगे तो EG = DL sin थीटा। इसका मतलब जहाँ पर dl sin थीटा था वहाँ मैंने क्या लिख दिया, Eg। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे ना, एक ट्रिक होता है, मतलब ऐसे मैंने याद किया, आप चाहें तो और तरीके से याद कर सकते हैं कि पहले dl sin थीटा हटाओ, उसके बाद में फिर Eg हटाओ, Eg हटाओगे x के फॉर्म में आएगा, x हटाओ r cos थीटा में आएगा, फिर इंटीग्रेशन कर दो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए Eg ले आए, तब इस Eg को हटाना है। Eg को हटाने के लिए फिर ऐसा एक ट्रायंगल बनाएंगे। आपको अगर नहीं समझ में आया, वीडियो पॉज करके यहाँ ट्रायंगल को दोबारा देखेंगे। मैं इस छोटे से ट्रायंगल में पतले वाले में चल रहा हूँ। इसमें देखिए जब ये बहुत छोटा है तो कोण भी बहुत छोटा होगा, और जब कोण बहुत छोटा होता है
तो उसको हम रेडियन में मेज़र करते हैं, और रेडियन में एंगल इज इक्वल टू होता है अर्क अपान रेडियस, यानी चाप बटे त्रिज्या। अर्क आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है, और रेडियस आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हो जाएगा, और एंगल आपका क्या है डी फाई। तो यहाँ से निकालेंगे ईजी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ईजी इज इक्वल टू आपको एक्स डी फाई मिल जाएगा। इसका मतलब जहाँ ईजी है वहाँ मैं एक्स डी फाई रख सकता हूँ। एक बार फिर से सुनेंगे इसे कि बाबू ये देखिए ईजी बहुत छोटा है, तो यहाँ एंगल बहुत छोटा बनाएगा। एंगल जब बहुत छोटा बनाएगा तो उसे हम रेडियन में लेंगे, और जब उसको रेडियन में लेंगे, हमने कहा रेडियन में एंगल इज इक्वल टू अर्क अपान रेडियस। अर्क आपका ईजी है, रेडियस एक्स है, उसके बाद में एंगल आपका यहाँ डी फाई हो गया। तो यहाँ से ईजी निकालेंगे, ईजी करने में ईजी एक्स का डी फाई में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स डी फाई। यानी अब यहाँ देखिए मैंने लिखा क्या है पहले से कि जहाँ आपका ईजी था एक्स डी फाई लिख दिया, और जैसे ईजी की जगह पे मैंने एक्स डी फाई किया है वैसे ही मुझे क्या मिला, नीचे भी एक्स ऊपर भी एक्स, और एक्स एक्स को मैंने कट कर दिया। यहाँ पर आई ऊपर डी फाई, यहाँ चूँकि एक्स 2 बार था तो 1 बार बच गया। अब मैंने कहा था कि जब एक्स आएगा एक्स को हटाओ, तो यहाँ ट्रायंगल में जो एक्स हटाना है आर लाना है, तो ऐसा तभी आप कर पाएंगे जब इनके इसके बीच में कुछ रिलेशन हो। दो दोस्त आपको पता हो तो एक दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, आप एक को ढूंढ रहे नहीं मिल रहा है, एक को पता कर लीजिए, दूसरा अपने आप मिल जाएगा। यानी अगर मुझे एक्स पता है आर चाहिए तो इनके बीच कोई रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन क्या है, ये आपका कर्व यानी हाइपोटेन्यूस है, ये आपका आधार है। अब आधार कर्व किस में होता है, सोचो जरा, थिंक अबाउट दिस। आधार कर्व किस में होता है, कॉस थीटा बाबू, कॉस थीटा। एंगल यहाँ फाई क्योंकि है तो थीटा ना लेकर के फाई ले लेंगे, आ जाएगा आपका आधार बटे कर, आधार आपका आर है, ठीक है, और कर आपका क्या है एक्स है। आपको एक्स लाना है तो एक्स को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए इसके साथ, और कॉस फाई को इसके नीचे लाएंगे तो आर अपान कॉस फाई हो जाएगा। वही काम यहाँ मैंने किया है, एक्स की जगह पे आर अपान कॉस फाई। अब जब बटे के नीचे बटे है, बटे के नीचे बटे है, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए एक्स अपान आर अपान कॉस फाई था ना, बटे के नीचे बटे है बाबू, तो इसको आप क्या लिखेंगे, कॉस फाई आपका जाएगा ऊपर, कॉस फाई ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका ऐसे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपान आर। अब देखिए ये डिस्टेंस तो आपका कहीं बदल नहीं रहा है, म्यू नॉट 4 पाई पहले से कांस्टेंट है। करंट जो आप फ्लो कराएंगे करंट वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। बदल क्या रहा है आपका, एंगल 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 बदल रहा है, यानी कोण बदल रहा है आपका। तो जो बदल रहा है उसका इंटीग्रेशन कर लो, तो ऐसे करेंगे dv का करेंगे b हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन लगाने से पहले मैंने कहा जो कांस्टेंट है म्यू नॉट 4 पाई आई अपान आर को बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन सिर्फ आप करिए कॉस फाई और डी फाई का, कहाँ से फाई 2 से फाई 1 तक, लेकिन आपका फाई 2 माइनस होगा क्योंकि नीचे का एंगल माइनस ऊपर का प्लस लेना है, तो यहाँ पर ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि b इक्वल टू आप निकालेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। ये देखिए इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई का साइन फाई होता है, अपर लिमिट फाई 1 लोअर लिमिट फाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये जो लिमिट रहता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। फिर एक बार ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे, माइनस लगाएंगे, नीचे वाली वैल्यू रखेंगे। यह मैथ में आपको जानना है, नहीं आता है तो बार बार करते जाएंगे, आ जाएगा साइन अपर लिमिट फाई 1। ये रूल होता है कि अपर लिमिट रखो माइनस लगाओ, लोअर लिमिट रखो, तो लोअर लिमिट आपका माइनस फाई 2 है, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर और साइन फाई 1 माइनस माइनस प्लस साइन फाई 2। ये आपका आ गया सीधे धारावाही चालकता के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमित लंबाई हो तब, यानी लंबाई पता हो कि हाँ फाई 1 से फाई 2 तक या फाई 2 से फाई 1 तक है। एक बात और यहाँ पर इंटीग्रेशन पहले फिर से बता देता हूँ बाबू, देखिए कहीं भी कॉस फाई डी फाई आता है तो साइन फाई हो जाएगा, साइन फाई आता तो माइनस कॉस फाई हो जाता। ऊपर का लिमिट रखेंगे, नीचे का लिमिट, फिर ऊपर वाले लिमिट में से नीचे वाला लिमिट माइनस कर देंगे, ठीक है, इस तरह से आपका जाएगा। अब यही क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछा जाएगा कि ये परिमित लंबाई नहीं अपरिमित लंबाई, क्या हो, अपरिमित लंबाई हो या अनंत लंबाई का, जो देखिए सीधा धार चालकता, सीधा धार चालक मतलब धारावाही चालकता है सॉरी, तो अनंत लंबाई का होगा तो जानते हैं क्या करना है। अनंत लंबाई के लिए बस आपको ये सोचना है
कि जब इस तार को आप बढ़ाते जाएंगे, इस तार को नीचे बढ़ाते जाएंगे, ये एंगल आपका बढ़ता ऐसे। भाई एक बड़ी सी बिल्डिंग है तो आप ऐसे थोड़ी देख पाएंगे, आपको ऐसे करके ऐसे देखना पड़ेगा। नीचे आप देख रहे हैं बहुत गहरा है तो आपको इससे पूरा देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये एंगल आपका बढ़ते φ1 बराबर φ2 कितना हो जाएगा 90। ऐसे बढ़ते 90। अब अगर अनंत लंबाई की सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय छेद निकालना है तो φ1 φ2 की वैल्यू 90 रख दीजिए। तो μ0/4 पाई I/r साइन φ1 की वैल्यू भी 90 प्लस साइन φ2 की भी वैल्यू 90 और रखेंगे वैल्यू तो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 90 की वैल्यू यानी 1 मिलके यहाँ पर 2 आएगा। तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या होगा μ0 यहाँ नहीं लिखते हैं φ1 φ2 आपका देखिए यहाँ लिखते हैं। आपका φ1 बराबर φ2 हो गया था 90, मैंने कहा साइन 90 यहाँ पर 1, साइन 90 1 मिलके 2। तो कुछ इस तरह से फार्मूला आएगा μ0/4 पाई I/r इंटू 2 से 4 काटेंगे तो 2 2 4 होगा। तो फार्मूला आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिससे मैं यहाँ राइट कर देता हूँ μ0/2 पाई r और ऊपर आपका क्या है I, यानी μ0I 2 पाई r। ये आपका हो गया अनंत लंबाई का और ये परिमित लंबाई का। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जो बात ना समझ में आए वो कमेंट करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।